कक्षा 9वीं से 12वीं तक में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्माननीय पालकगण सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षाएं त्रैमासिक प्रारंभ होने वाली है। आपको इसका टाइम टेबल कक्षा में लिखवा दिया होगा। हम उसी परीक्षा की तैयारी की बात कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं हिंदी विषय के बारे में। कक्षा 9वीं से 12वीं तक में जो हिंदी का विषय है वह बहुत सारगर्भित पाठ्यक्रम से बनाया गया है और व्याकरण का बहुत बड़ा भाग उसमें सम्मिलित किया गया है। विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं काव्य की परिभाषा, अर्थ और काव्य के भेद के बारे में। काव्य की परिभाषा की यदि बात की जाए तो अलग अलग लेखकों ने अलग अलग ढंग से उसको परिभाषित किया है। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उस प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह काव्य कहलाता है। इसी प्रकार से अरस्तु ने भी काव्य को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। अरस्तु के अनुसार काव्य को अनुभूति और कल्पना के माध्यम से जीवन का पुनः सृजन मानते हैं। उनका मानना है कि काव्य वह है जो अनुभूति और कल्पना के माध्यम से जीवन का पुनः सृजन करता है। तो इस प्रकार से काव्य को अलग अलग लेखकों ने अलग अलग ढंग से व्यक्त किया है। हम आइए बात करते हैं काव्य के रूप या भेद के बारे में। विद्यार्थियों, मुख्य रूप से काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह काव्य होता है जिसका आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है, जैसे रामचरितमानस। इसी प्रकार जो दृश्य काव्य है वह दृश्य काव्य देखकर, सुनकर, पढ़कर उसका आनंद लिया जाता है। इसमें नाटक, एकांकी आदि को शामिल किया जाता है। विद्यार्थियों, यदि हम श्रव्य काव्य की और विस्तार से बात करें तो श्रव्य काव्य के दो प्रकार हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य जो होता है वह भी 3 प्रकार का होता है, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। तो आइए हम बात कर लेते हैं प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। तो यह श्रव्य काव्य का एक भेद है, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। और प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह से निर्बद्ध हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रबंध काव्य के भी 3 प्रकार हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। तो जो महाकाव्य होता है इसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन का पूर्ण रूप से वर्णन होता है। यदि हम महाकाव्य के उदाहरण की बात करें तो रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत, कामायनी, प्रियप्रवास, लोकायतन, पृथ्वीराज रासो, कुरुक्षेत्र, ये सब महाकाव्य के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से जो महाकाव्य होता है उसमें अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार, वीर रस उसमें शामिल किए जाते हैं और अन्य रसों का भी समयानुसार प्रयोग किया जाता है। और महाकाव्य का जो प्रारंभ होता है वो मंगलाचरण से होता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, जो खंड काव्य है इसमें जीवन की किसी एक घटना या मार्मिक अंश का पूर्णता के साथ चित्रण किया जाता है। और जो खंड काव्य होते हैं ये खंड काव्य पंचवटी, भस्मासुर, सुदामा चरित, पार्वती मंगल, इस प्रकार के जो काव्य हैं ये खंड काव्य हैं और इनके प्रधान रस श्रृंगार, वीर रस आदि होते हैं। और इन खंड काव्यों की रचना में एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, आख्यानक गीत भी लघु प्रबंध काव्य कहलाता है और इसमें
जो उदाहरण हैं उनमें झांसी की रानी, रंग में भंग, चंदेरी का जौहर, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो आख्यानक गीत के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, जो मुक्तक काव्य होता है, यह मुक्तक काव्य भी दो प्रकार का होता है, पाठ्य पुस्तक और गेय मुक्तक। तो जो मुक्तक काव्य होता है वह एक ऐसी रचना होती है जिसमें कथा नहीं होती तथा जिसके छंद अर्थ की दृष्टि से पूर्वापर के प्रसंगों से मुक्त होते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं। तो ये जो पाठ्य पुस्तक है और जो गेय मुक्तक है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि आप परीक्षा में इन्हें लिख सकें। विद्यार्थी, जो महाकाव्य खंड काव्य है, इनके लेखकों की जानकारी भी आपको जरूर रखना चाहिए। परीक्षा में इनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं। तो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है, मिथिली शरण गुप्त की रचना साकेत है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की है। इसी प्रकार से यदि हम खंड काव्य की बात करें तो जो पंचवटी वो मिथिली शरण गुप्त की रचना है, भस्मासुर नागार्जुन की रचना है। तो इस प्रकार के आपको जो खंड काव्य महाकाव्य, उनके बारे में जरूर जानकारी को एकत्रित करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपसे बात की है काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेद और फिर उनके उदाहरण। तो आप इनको तैयार करें परीक्षा की दृष्टि से, जिससे कि परीक्षा में आने पर आप इनको ठीक से लिख सकें। अपने मित्रों को भी बताएं, चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।